बिहार की बात करें तो कुल 58,900 करोड़ रुपए की मदद की गई है बिहार की। अगर हम बात करें, निधि मैं चाहूंगी आप बिहार का जिक्र करें, मैं आंध्र प्रदेश की जानकारी साझा। यहाँ कुल 58,900 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान। हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज, खेल से जुड़े ढांचे और पीरपेंती में 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र, इनके लिए एलोकेशन दिया गया है। सड़क विकास के लिए 26,000 करोड़, 3 नए एक्सप्रेसवे बनाने को मंजूरी दी गई है। पटना, पूर्णिया, वैशाली, बोधगया, बक्सर, भागलपुर, इन सब को लेकर एलोकेशन है। इसके अलावा भी कुछ जो घोषणा, गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाने का ऐलान, विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर का विकास, राजगीर का विकास, नालंदा टूरिस्ट सेंटर का विकास, इसी को लेकर आगे बढ़ेगा। और बाढ़ से निपटने के लिए, क्योंकि बाढ़ बहुत ज्यादा प्रभावित रहा बिहार राज्य, 11,500 करोड़, गया विकास के लिए, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, ये तमाम बातें जो कि बिहार पर फोकस रहेंगी, इसको लेकर बड़ा एलोकेशन है बजट में। और इसे गठबंधन का बजट इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश को लेकर भी कई सारे ऐलान किए गए, जिसकी डिटेल्स अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य के विकास का जिक्र इस बजट में किया गया है। पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए मदद की बात इसमें कही गई है। कुल 15,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। पानी, बिजली, रेलवे, सड़क के लिए विशेष काम किए जाने की बात कही है। पिछड़े इलाकों के लिए भी रकम दी जाएगी, यानी और कुछ रकम का ऐलान भी आने वाले दिनों में किया जा सकता है। इस पर भी खास तौर पर फोकस रहा है। गौरव। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा, तो देखिए गठबंधन का बजट कैसे है ये आप समझिए, और लगातार इसको लेकर बात हो रही है कि सबसे ज्यादा फायदा अगर किन्हीं 2 राज्यों को हुआ है तो वो बिहार और आंध्र हैं। सर आप पॉलिटिक्स भी समझते हैं, मजबूरी थी सरकार की गठबंधन की कि वो स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे, लेकिन इससे आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या लगता है, क्या फायदा यहाँ इस बजट में दिखता है? देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में देखा जाए तो 2 हिस्से दिखते हैं बजट के। गौरव, एक तो मौजूदा स्कीमें जो पिछली अंतरिम बजट से चली आ रही थी, उनके लिए जो आवंटन था उसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई, वो अंतरिम बजट के स्तर पर रखा गया। तो सरकार का जो पूंजी खर्च है, कैपेक्स जिसको हम कहते हैं, जिसके बेस पर हम समझते हैं कि सरकार कितना खर्च करने वाली है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। लेकिन गठबंधन सरकार में इस बात की अपेक्षा थी कि इन दोनों राज्यों को दिया जाएगा, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे नए एलोकेशंस हो रहे हैं वो इन दोनों राज्यों के लिए हो रहे हैं, और इन दोनों राज्यों के लिए काफी बड़ा पैकेज है। ऑलमोस्ट 70-75 हजार करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक के फंड्स इन राज्यों को मिलने की संभावना है, जो स्पष्ट रूप से घोषित किए गए। इसके अलावा जो बाकी स्कीमें हैं, बाकी परियोजना में नियमित रूप से राज्यों को जो पैसा जाता है वो अलग से मिलेगा इनके लिए। तो इन आने वाले समय में चुनाव की दृष्टि से, और एक तो बिहार का चुनाव और दूसरा आंध्र प्रदेश का को किया गया कमिटमेंट, कम से कम अब स्पेशल पैकेज की मांग तो शायद इनकी तरफ से नहीं की जानी। अच्छा, आपको लिस्ट भी बता रहे थे मुझे कि टीडीएस की कुछ लिस्ट आई आपके पास? हाँ, टीडीएस पे वापस लौटते हैं। टीडीएस की सूचना आई है। टीडीएस की दरों में कमी हुई है, और कई महत्वपूर्ण चीजों पर टीडीएस की दरों में कमी हुई है, जानना जरूरी है क्योंकि इसका बड़ा असर उस पर है। आप लिखिए। हाँ जी। टीडीएस में कई चीजें हैं जिन पर टीडीएस की दर में कमी आई हुई है। जैसे कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करते हैं, उस पर 5% से घटाकर 2% टीडीएस कर दिया गया। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम पर लिमिट है 5% से 2% तक की। नहीं, अगर 2,000 है, 20,000 है, 2,00,000 2% इसकी फ्लैट रेट थी। अच्छा। इसके अलावा अगर आप लाइफ कोई इंश्योरेंस कमीशन पे करते हैं, जो एजेंट पे करता है, उस पर भी कमी होगी। ब्रोकरेज के कमीशन पर भी कमी होगी। कई सारे लोग जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पेमेंट्स करते हैं, उस पर टीडीएस में कमी की गई है। और रेंट पे भी रेंट, हाँ, जो रेंट पर भी तो टीडीएस की दरों में कमी की गई। ये कह सकते हैं कि बीमा सस्ता होगा? सस्ता होना चाहिए, उम्मीद ही कर सकते हैं आप, लेकिन इससे ज्यादा फायदा यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की कोशिश ये दिखती है कि जो वित्तीय सेवाएं, वित्तीय उत्पाद हैं, उनकी लागत थोड़ी सी कम की जाए और उन पर टीडीएस में कमी की जाए। बीमा अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें टीडीएस बीमा है, बीमा का कमीशन है, ब्रोकरेज है अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं, वो रेंट पेमेंट है अगर कोई परिवार दे रहा है, और आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कोई फंड्स दिए जाते हैं उन पर भी, जो एचयूएफ है वो अगर जो फंड, इस पर ये सब में 5% से लगभग 2%। ये बड़ा बताया आपने, ये मेरे ख्याल से कोई नहीं बता रहा, जो अंशुमन जी आपको बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि टीडीएस आपको सुनने में बहुत टेक्निकल लग रहा हो, लेकिन आप कई सारी चीजों पर देते हैं और उनमें कई चीजों में टीडीएस में कमी की गई है, जिससे वो चीजें सस्ती होंगी। आप सर जॉब्स पे जॉब बता रहे थे। देखिए, जॉब्स में सरकार ने का जो नया फोकस था वो ये था कि अगर आप इसे हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इकोनॉमिक सर्वे कह रहा था कि प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इसलिए जॉब्स नहीं आए। सरकार ने बात परोक्ष रूप से स्वीकार की, वित्त मंत्री कहती भी रही है। सरकार ये कह रही है कि नॉन फार्मिंग सेक्टर में 78 लाख जॉब हमें हर साल 78 लाख जॉब नॉन फार्म सेक्टर में चाहिए, एग्रीकल्चर से बाहर, यानी इंडस्ट्री में और सर्विसेज में, यही 2 सेक्टर बचते हैं एग्रीकल्चर के बाहर। मैन्युफैक्चरिंग हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, रोड मैप दिखता है आपको?
कहा यह गया बजट में कि 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 4 करोड़ रोजगारों को टारगेट किया जाएगा। तो 4 करोड़ रोजगारों का जो वादा था उसे कहीं ना कहीं वो नंबर भी इस चर्चा में आ गया। कोशिशें की गई कि कॉर्पोरेट्स को सहायता दी जाए, कंपनियों को खासतौर पर इस बात के लिए फॉर्मल सेक्टर में ये सहायता दी जाए कि अगर वो न्यू एम्प्लॉइज को भर्ती करते हैं तो उन्हें मिलने वाली जो सुविधाएं हैं या उन्हें मिलने वाला जो वेतन है, उनके ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन है, उनका एक हिस्सा सरकार फाइनेंस करेगी। अभी प्रधानमंत्री कह गए पहली सैलरी हम देंगे, लेकिन वो ईपीएफओ में जाएगी। हाँ, पहली सैलरी ईपीएफओ में जाएगी। हाँ। अब ये स्कीम, इस तरीके की स्कीम इससे पहले कोविड के दौरान भी आई थी, इसी तरीके की मदद करने की कोशिश की गई थी। 3 स्कीमें हैं, एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की है, एक ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन की और एक एडिशनल जॉब्स को लेकर। कांग्रेस इसको अपनी अप्रेंटिसशिप स्कीम से जोड़ रही है और कह रही है वो न्याय स्कीम को कॉपी किया। नहीं, ये इस स्कीम को भीतर जाए तो इसके डिटेल्स में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें दिखती हैं, जिससे लगता है कि स्कीम लागू कैसे होगी। स्कीम में शर्तें बहुत ज्यादा हैं। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जो पहली वाली स्कीम में आता है जिसमें 1 महीने की तनख्वाह देने की बात कही जा रही है, अगर वो एम्प्लॉय 1 साल के भीतर नौकरी छोड़ देता तो कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। इसके अलावा 3-4 किश्तों में भुगतान होगा। तो जो डेविल इन डिटेल्स वाली स्थिति है, घोषणा बड़ी है, नए तरीके की पहल है जिसमें कंपनियों को पैसा दिया जाएगा। हेडलाइन सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप बजट भाषण के भीतर जाकर देखें तो इसके साथ किंतु परंतु और इतनी शर्तें लगी हैं कि हमें ये देखना होगा कि अगले 3 महीने 4 महीने में कितनी कंपनियों ने इस स्कीम को ऑप्ट किया है, क्योंकि स्कीम तो कंपनी को ऑप्ट करनी है, पर्सन को नहीं करनी। कंपनी को ज्वाइन करना है सरकार की इस स्कीम में और अपने नए एम्प्लॉइज को देना। एक चीज और इस बजट के बाद सरकार पे आरोप लग रहा है कि ये बचत वाला बजट नहीं है। सरकार बचत पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रही। आप बचत करें ना करें, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, ये कह सकते हैं। ये बात स्पष्ट है, ये पहले दिन से स्पष्ट है, क्योंकि इन बचत को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अपनी तरफ से जो टैक्स की रियायतें देती थी उन्हें खत्म कर दिया गया और अब इसके बाद बचत आपको स्वयं करनी होगी। अगर आप बचतों की दृष्टि से बजट में कुछ किए गए उपाय देखें तो बचत से निवेश की तरफ घूम रहे हैं। कोशिशें की जा रही कि निवेश की व्यवस्था को थोड़ा मदद की जाए। और वहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा अंतिम तौर पे कि निवेश को लेकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और एसटीटी, ये 3 महत्वपूर्ण टैक्सेस हैं जो निवेश पर लगते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस लगता है। यही आपके निवेश पर लगने वाले प्रमुख हैं। इनमें जिस तरीके के फेरबदल किए गए हैं उनका जो बड़ा पिक्चर तस्वीर निकलती है गौरव, वो ये है कि सरकार इस कोशिश में है कि जहां जहां स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हो रही हैं, जहां जहां सट्टेबाजी वाली गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें रोका। जैसे एफएनडो, एसटीटी बढ़ा दिया गया। प्रॉपर्टी को बार बार खरीदने बेचने पे जो कैपिटल गेंस के फायदे होते हैं, शायद उनको रोकने के लिए इंडेक्सेशन पे सख्ती की गई। गोल्ड की होल्डिंग की सीमा कम कर दी गई, पर टैक्स कम कर दिया गया। तो ये कोशिश की गई है कि जहां स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें रोका जाए, जेन्युइन बायर्स को प्रमोट किया जाए।